60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हमने आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए, जिसमें जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशन, पीडियाट्रिक एंड ओबीजी। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज का टॉपिक हमारा कम्युनिकेबल डिसीज की कम्युनिकेबल डिसीज के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है, और फिर उसके एमसीक्यू हम डील करेंगे। आज की हमारी क्लास 33 नंबर की क्लास है, जो कि हम एमपीसीएचओ के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेबल डिसीज 10 मार्क्स में आने वाली है। 10 मार्क्स में आने वाली है, तो हम आप कम्युनिकेबल डिसीज का सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेंगी कम्युनिकेबल डिसीज पे। इसके पहले हमारी सारी क्लासेस जो भी कंप्लीट हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। तो फर्स्ट में क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिकेबल डिसीज की। कम्युनिकेबल डिसीज आर इलनेस कॉजेड बाय वायरस, बैक्टीरिया, पीपल टू स्प्रेड one to another, thought contact with contaminated surface, body fluid, बॉडी प्रोडक्ट, इंसेक्ट बाइट और थॉट एयर। मतलब कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से फैलती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। क्या होती है कम्युनिकेबल डिसीज? ये क्या रहता है? संक्रमित बीमारी है। क्या है? संक्रमित बीमारी है। कम्युनिकेबल को क्या बोलते हैं? संक्रमित बीमारी बोलते हैं कम्युनिकेबल को। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी होती है, बीमारी कहलाती है। और ये किसके तहत फैलती है? वायरस हो गया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ के कारण ये डिसीज फैलती है। तो इसे क्या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेबल डिसीज में कौन कौन सी डिसीज आती है। तो डिसीज की बात करें तो कम्युनिकेबल डिसीज में बहुत सारी डिसीज आती है, जैसे कि स्मॉल फॉक्स, चिकन फॉक्स, मीजल्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टीबी, पोलियो, एड्स, टिटनेस, ये क्या ईटीसी, ये सारी क्या है? ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज में क्या होता है? वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये फैलती है। जैसे कि आपके ये कोविड आया था, ये कोविड भी कम्युनिकेबल डिसीज में आता है, और ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती है। तो इसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। आपके सीएचओ के टॉपिक में ये 10 मार्क्स में आने वाली है कम्युनिकेबल डिसीज। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर। हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या है? वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, किसके कारण? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और के कारण, और कंटेमिनेटेड सरफेस, बॉडी फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट के कारण जो फैलती है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है। और कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है। और कम्युनिकेबल डिसीज में कौन कौन सी आती है? जैसे कि स्मॉल फॉक्स हो गया, स्मॉल फॉक्स, चिकन फॉक्स, मीजल्स, रूबेला, पर्टूसिस, डिप्थेरिया, एड्स, पोलियो, टिटनेस, ईटीसी। ऐसी जो डिसीज है वो क्या कम्युनिकेबल डिसीज में आएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज बोलेंगे। हाँ, इसके बाद ये कम्युनिकेबल डिसीज होगी। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या? मम्स इज अ डिसीज डेट अफेक्टेड। जो मम्स डिसीज है
वो अफेक्ट करता है। इनमें से किसे अफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन में दिया टंग, थर्ड ऑप्शन में पैरोटाइड ग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया थायराइड। तो मम्स जो है वो किसे अफेक्ट करता है? तो मम्स अफेक्ट करता है, इसका राइट आंसर है मम्स अफेक्ट करता है पैरोटाइड ग्लैंड को। जो पैरोटाइड ग्लैंड होती है उसे मम्स अफेक्ट करता है। पैरोटाइड ग्लैंड को मम्स अफेक्ट करता है। पैरोटाइड ग्लैंड में क्या होता है? मम्स में पेरोटाइटिस होता है। क्या होता है? पेरोटाइटिस होता है। इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटाइड ग्लैंड। क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटाइड ग्लैंड। ठीक है, मम्स इफेक्ट करता है पैरोटाइड ग्लैंड से। इसके कारण पैरोटाइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसमें क्या, इसे क्या कहेंगे हम? मम्स कहेंगे। पैरोटाइड किसे अफेक्ट करता है? पैरोटाइड ग्लैंड को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। इसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स पूछा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऑर्चराइटिस एंड ओफ्राइटिस दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है इंसेफ्लाइटिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है निमोनिया और फोर्थ ऑप्शन में मायोकार्डाइटिस। तो जो इसका मम्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, वो मम्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थराइटिस एंड ऑफ्राइटिस इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। किसका? मम्स का। ऑर्थराइटिस क्या होता है? ऑर्थराइटिस जो है ये क्या है? इन्फ्लामेशन है। काहे की इसमें क्या होता है? मेल में ये ऑर्थराइटिस मेल में होता है, और मेल में क्या इन्फ्लामेशन हो जाती है? टेस्टिस की। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस ऑर्थराइटिस कहलाएगा। और सेकंड है ऑफ्राइटिस। तो ऑफ्राइटिस में क्या होता है? ऑफ्राइटिस में होता है, ये फीमेल में होता है। ऑफ्राइटिस फीमेल में होता है, और इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी कहलाएगा। क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, वैसे ऑफराइटिस कहेंगे। और दोनों में से भी एक कॉम्प्लिकेशन, दोनों ऑब्जेक्टिव में आए तो सबसे पहले ऑर्थराइटिस को टिक करना है हमें। ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, और दोनों ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए राइट में होगा। और ये दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिए, तो सबसे पहले हम मेल में जाएंगे। ऑर्थराइटिस जो है मेल में होता है, और ये इन्फ्लामेशन होता है का टेस्टिस का। ऑफराइटिस जो है ये फीमेल में होता है, और ये इन्फ्लामेशन होता है ओवरी का। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग। यह कौन सा पीरियड है जिसमें मम्स मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होती है मम्स की? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इंक्यूबेशन पीरियड, सेकंड ऑप्शन में दिया ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया आफ्टर स्वेलिंग अपेयर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया प्रोडर्मल पीरियड। तो क्या है, ये कब मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी रहती है? मम्स की मैक्सिमम इन्फेक्टिव रहती है कब कब? इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी रहती है किसकी? मम्स की। मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी रहती है मम्स की। और मम्स जो है एक बार ठीक होने के बाद बॉडी में लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। मम्स जो है एक बार अगर ठीक हो जाए तो क्या कर लेता है? लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। जो इम्यूनिटी है डेवलप कर लेता है, मम्स डेवलप कर लेता है। जो है इसका पीरियड कब रहेगा? मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या रहेगा? ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। और जो मम्स रहता है, अगर एक बार कोई पर्सन मम्स से ठीक हो जाए तो वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है बॉडी में लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है।
और मम्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड मम्स का, इंक्यूबेशन पीरियड जो है मम्स का रहता है कब, 14 टू 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है मम्स का। 14 टू 21 डेज मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द 3C कंसर्डेड टू मीजल्स, मीजल्स में 3C यूज होते हैं, तो वो किस लिए यूज होंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दे कफ, साइनोसिस एंड चोकिंग। थर्ड ऑप्शन में कफ, कोरिजा एंड कंजक्टिवाइटिस। फोर्थ ऑप्शन में दिया है कफ, कोरिजा एंड चोकिंग। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कफ, साइनोसिस एंड कंजक्टिवाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इस 3C का मीनिंग क्या होता है? 3C का मीनिंग होता है कफ, कोरिजा एंड कंजक्टिविटीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। मम्स में क्या होता है? 3C का मीनिंग कफ, कोरिजा एंड कंजक्टिवाइटिस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा। एंड इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करें, कॉजेटिव एजेंट की बात करें मम्स की, तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है पैरामैक्सो वायरस। क्या होता है? पैरामैक्सो जो वायरस होता है मम्स का पॉजिटिव एजेंट होता है। क्या मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पैरामैक्सो वायरस मम्स का पॉजिटिव एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है मम्स का पैरामैक्सो वायरस। और 3C का मीनिंग क्या होता है? कफ, कोरिजा एंड कंजक्टिवाइटिस। पॉजिटिव एजेंट पैरामैक्सो वायरस मम्स का पॉजिटिव एजेंट होगा। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्स, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। ऑप्शन नंबर पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पैरामैक्सो वायरस। क्या होता है? पैरामैक्सो वायरस जो है मम्स का पॉजिटिव एजेंट होता है, अभी पढ़ा है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 टू 21 डेज मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 14 से 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्स का। और ये किसे अफेक्ट करता है? पैरोटाइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। कौन सी? पैरोटाइड जो ग्लैंड है उसे अफेक्ट करता है मम्स। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग टू अदर बिफोर इट ऑनसेट ऑफ इलनेस? तो कौन सी डिसीज है बताना। फर्स्ट ऑप्शन दिए मम्स, सेकंड ऑप्शन मलेरिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है टाइफाइड और फोर्थ ऑप्शन दिया है ट्यूबरक्लोसिस। तो कौन सी डिसीज है? ये है मम्स। मम्स कौन सी? मम्स जो वायरल इन्फेक्शन है। कौन सी कैसे इन्फेक्शन? मम्स वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन होता है मम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। मम्स है इसका राइट आंसर रहेगा। और ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें डिसीज ट्रांसमिशन, डिसीज ट्रांसमिशन कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है डिसीज ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो फर्स्ट में दिया है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और सेकंड ऑप्शन में दिया है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है? कुछ बीमारी जो कुछ डिसीज रहती है पेशेंट को सीधे संपर्क में आने से फैलती है। मतलब कुछ जो बीमारी होती है, कुछ डिसीज जो होती है, डिसीज पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है। और कुछ ड्रॉपलेट कांटेक्ट से फैलती है। कैसे फैलती है? ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से फैलती है। और कुछ क्या? कांटेक्ट विथ सॉइल, कुछ क्या किससे फैलती है? कांटेक्ट विथ सॉइल, सॉइल से भी बीमारी डिसीज फैलती है। तो ये काय में आएंगी? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आएगी। कुछ सॉइल से फैलती है और कुछ सॉइल से फैलती है और कुछ वर्टिकल ट्रांसमिशन में
से फैलती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी फैलती है कुछ डिसीज। तो उसे वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के माध्यम से मतलब अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और प्लेसेंटा से फैल रही है तो वो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा से फीटस के अंदर जा रही है तो क्या? वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाएगा। फिर उसके बाद आती है इनडायरेक्ट डिसीज ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट डिसीज ट्रांसमिशन में पहला है विक्टर बोर्न डिसीज। विक्टर बोर्न डिसीज का मीनिंग होता है, विक्टर बोर्न डिसीज जो होती है, विक्टर बोर्न डिसीज में क्या होता है? इसमें बीमारी, इसमें जो डिसीज जो रहती है विक्टर बोर्न डिसीज में, इसमें जो डिसीज है ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? मच्छर, कॉकरोच या जो मॉस्किटो रहते हैं, मच्छर रहते हैं, मच्छर, कॉकरोच और अन्य माध्यम से फैलती बीमारी से विक्टर बोर्न डिसीज कहेंगे। जैसे कि इसमें कौन सी डिसीज आती है? इसमें मलेरिया और एंड डेंगू जो है ये विक्टर बोर्न डिसीज में आएगा। मलेरिया और डेंगू विक्टर बोर्न डिसीज में आएगा। तो ये विक्टर बोर्न डिसीज होती है ये। और सेकंड बात करें एयरबोर्न डिसीज की, तो एयरबोर्न इसमें जो क्या होता है, एयरबोर्न डिसीज की बात करें तो इसमें होता है कौन सी? एयरबोर्न। जो एयरबोर्न डिसीज रहती है वो किससे फैलती है? ये एयर के माध्यम से फैलती है। किससे? एयर के माध्यम से। एयर के माध्यम से फैलती है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल जैसे कि टीबी और मीजल्स। कौन से? ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स, ये एयर के माध्यम से फैलती है। टीबी, मीजल्स, ईटीसी ये एयर के माध्यम से फैलती है। और थर्ड नंबर पे था हमारा विकल बोन डिसीज। तो ये किसके माध्यम से फैलती है? इसमें से बीमारी खाने पीने के बर्तनों से, इसमें जो है फूड, खाने पीने से और ड्रिंकिंग वाटर से, मिल्क से, जो मिल्क से ये दूषित होने से फैलती है। मतलब जो पीने का पानी साफ ना हो और खाना साफ ना हो और दूध और जैसे कि इससे ये बीमारी फैलती है। इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? इससे हो सकता है हेपेटाइटिस ए एंड कोलेरा, इससे हो सकता है ईटीसी, इससे हो सकता है। तो हम बात कर लें क्या डायरेक्ट ट्रांसमिशन की। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऐसी बीमारी जो रोगी से डायरेक्ट संपर्क में आने में फैलती है। और सेकंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन में और क्या फैलती है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती है और सॉइल के माध्यम से फैलती है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन के मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन कहाँ होता है? प्लेसेंटा टू फीटस। प्लेसेंटा टू फीटस जो ट्रांसमिशन होता है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे कि जो प्रेग्नेंट मदर को जो डिसीज है वो फीटस को हो जाती है तो उसे क्या करेंगे? वर्टिकल ट्रांसमिशन हम कहेंगे, जो फीटस को डिसीज हो रही है। तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन से आ जाएंगे। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट डिसीज ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्या था? इनडायरेक्ट में सबसे पहले विक्टर बोर्न डिसीज थी। तो विक्टर बोर्न डिसीज में क्या? ऐसी बीमारी जो मच्छर, कॉकरोच या अन्य माध्यम से फैल सकती है। विक्टर बोर्न डिसीज में मच्छर, कॉकरोच या अन्य माध्यम से फैलती है बीमारी, तो वो विक्टर बोर्न डिसीज में आ जाएंगे। उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? मलेरिया, डेंगू, ईटीसी जो भी है वो विक्टर बोर्न डिसीज में आएंगे। सेकंड एयरबोर्न डिसीज की बात करें तो एयरबोर्न डिसीज में क्या होता है? एयरबोर्न जो डिसीज रहती है वो एयर के माध्यम से फैलती है, हवा के माध्यम से फैलती है। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं? जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, ईटीसी इसके एयरबोर्न डिसीज के एग्जाम्पल हो गए। देन इसके बाद क्या थी? विकल बोर्न डिसीज। तो ये किसके माध्यम से फैलती है? ये खाने पीने के जो भी प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, जो कंटेमिनेटेड रहते हैं, जैसे कि वाटर, फूड, मिल्क जो भी कंटेमिनेटेड रहेंगे उसके कारण ये डिसीज फैलेगी। और ये डिसीज कौन कौन सी हो सकती है? हेपेटाइटिस हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, ईटीसी ये डिसीज कहलाएगी। तो ये क्या होता है? डिसीज ट्रांसमिशन होती है इस प्रकार। दो टाइप का होता है, डायरेक्ट डिसीज ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट डिसीज ट्रांसमिशन।
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सब एक्यूट स्क्लेरोसिस एंड एंसेफेलाइटिस इज इन सीन विच ऑफ। पेन इंसेफेलाइटिस सीन कौन सी डिसीज में होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है मीजल्स, सेकंड ऑप्शन में है रूबेला, थर्ड ऑप्शन में दी है मम्प्स और फोर्थ ऑप्शन में दी है चिकन पॉक्स। तो ये इंसेफेलाइटिस का मीनिंग क्या होता है? इंसेफेलाइटिस का मीनिंग क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज है। और इंसेफेलाइटिस का मीनिंग क्या होता है? इंसेफेलाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन इनटू ब्रेन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन इनटू ब्रेन। इन्फ्लामेशन इनटू ब्रेन। तो ये इस सब एक्यूट एक्सक्लूसिव पेन इंसेफेलाइटिस सीन इन कौन सी डिसीज में दिखेगा? ये दिखता है मीजल्स में। कौन सी? मीजल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मीजल्स इसका राइट आंसर है। और ये जो है पेन इंसेफेलाइटिस ये लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स है। लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स है। लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स है, जो 5 साल की एज में तक हो सकता है। 5 साल तक हो सकता है। साल तक हो सकता है। ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। ये पेन इंसेफेलाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन इनटू ब्रेन। और इसका मीनिंग है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज है पेन इंसेफेलाइटिस। और इसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन इनटू ब्रेन। देन इसके बाद मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है मीजल्स का। ये चारों जो है मीजल के कॉम्प्लिकेशन है, पर मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है क्रॉप, सेकंड ऑप्शन में दी है निमोनिया, थर्ड ऑप्शन में दी है ओटाइटिस मीडिया, फोर्थ ऑप्शन में दिया है मेलिंगो इंसेफ्लाइटिस। तो क्रॉप क्रॉप की बात करें, तो क्रॉप क्या है? क्रॉप की बात करें तो ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है क्या? क्रॉप। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है मेलिंगो इंसेफ्लाइटिस। इसका राइट आंसर है। फ्लाइटिस इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 7 डेज, सेकंड ऑप्शन दिया है 10 डेज, थर्ड ऑप्शन दिया 14 डेज और फोर्थ ऑप्शन दिया 45 डेज। तो मीजल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 डेज। कितना? 10 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मीजल का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसका? मीजल्स का 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइन। मीजल की कम्युनिकेबिलिटी अब डिक्लाइन हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, सेकंड ऑप्शन में ड्यूरिंग प्रोडर्मल थर्ड ऑप्शन में एट द टाइम ऑफ इरप्शन, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसिस। तो ये कब हो जाता है? कब हो जाती है इसकी कम्युनिकेबिलिटी डिक्लाइन? इसकी कम्युनिकेबिलिटी डिक्लाइन हो जाती है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसिस। आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसिस ये डिक्लाइन
हो जाती है इसकी कम्युनिकेबिलिटी, ठीक, इसकी डिक्लाइन हो जाती है कब, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन, मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट कब सीन होते हैं, इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन। तो ये प्रोडर्मल स्टेज, सेकेंड पोस्ट मीजल स्टेज, थर्ड ऑप्शन में इरप्टिव स्टेज और फोर्थ ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें कब हो जाते हैं, तो ये मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट सीन कब होते हैं, तो इसका राइट आंसर है मीजल्स जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। कौन से रूट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलते हैं मीजल्स, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। और ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, आरएनए मीजल्स वायरस, क्या है, आरएनए मीजल्स वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, आरएनए मीजल्स वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है मीजल्स का। और ये इसके में कॉप्लिक स्पॉट कब सीन होते हैं, तो ये प्रोडर्मल स्टेज में इसके कॉप्लिक स्पॉट सीन होते हैं, कौन से, प्रोडर्मल स्टेज में इसमें कॉप्लिक स्पॉट सीन होते हैं, किसमें, मीजल्स में, प्रोडर्मल स्टेज में कॉप्लिक स्पॉट सीन होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट मीजल्स इज, मीजल्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रू बताना है कि क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 डेज, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज होता है। सेकंड ऑप्शन में इन्फेक्टेड 4 डेज बिफोर द रेसेस, सेकंड थर्ड ऑप्शन में कॉप्लिक स्पॉट आर सीन, और फोर्थ ऑप्शन में दी है ऑल ऑफ दिस। तो क्या इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज रहता है, तो राइट, ये भी राइट है। इन्फेक्टेड 4 डेज बिफोर रेसेस, ये भी राइट है। कॉप्लिक स्पॉट आर सीन, कॉप्लिक स्पॉट भी प्रेजेंट होते हैं रिजल्ट्स में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट, ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर है मीजल्स का। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स स्पॉट आर क्लिनिकल फीचर्स, क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉप्लिक स्पॉट आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, क्या पूछा है, कॉप्लिक स्पॉट ऑफ, कॉप्लिक स्पॉट आर क्लिनिकल फीचर, कॉप्लिक स्पॉट की डिसीज की क्लिनिकल फीचर है। फर्स्ट ऑप्शन में दी है पर्ट्यूसिस, सेकंड ऑप्शन में चिकन फॉक्स, थर्ड ऑप्शन में कोलेरा और फोर्थ ऑप्शन में मीजल्स। तो कॉप्लिक स्पॉट किस में सीन होते हैं, तो कॉप्लिक स्पॉट होते हैं सीन मीजल्स में, किसमें, इसका राइट आंसर है मीजल्स, मीजल्स इसका राइट आंसर है। और मीजल्स को क्या रूबेला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूबेला, रूबेला भी कहते हैं, किसे, मीजल्स को रूबेला भी कहते हैं। और इसमें कॉप्लिक स्पॉट सीन होते हैं, कॉप्लिक स्पॉट इसमें सीन होते हैं। देन इसके बाद मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट भी सीन होते हैं। देन इसके बाद हम डिसइंफेक्शन की बात कर लें, किसकी, डिसइंफेक्शन की बात कर ले, तो डिसइंफेक्शन क्या होते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट ये वह होते हैं जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारता है। ये क्या होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है, किल कर देता है, कर देता है। तो इसको डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक किसे बोलेंगे, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक किसे बोलेंगे, ये
जो कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए यूज में लिए जाते हैं। कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उसे मारने के लिए किल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और ये कहाँ यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक जो लिविंग थिंग रहते हैं उस पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्किन, और डिसइंफेक्टेंट जो है नॉन लिविंग थिंग पे यूज किया जाता है। कहाँ? ये नॉन लिविंग थिंग पे यूज किया जाता है, और ये एंटीसेप्टिक लिविंग थिंग पे यूज किया जाता है। और इसके बाद स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो ये स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? ये यह कोई रोग का मतलब कॉजेटिव एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिम्स के साथ उनके उनके जो स्पोर्स रहते हैं उसको मारने की प्रक्रिया को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन मोस्ट कॉमन कौन से यूज में लिया जाता है? ऑटोक्लेविंग यूज में लिया जाता है। ऑटोक्लेविंग यूज में लिया जाता है। तो ये क्या है? डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है? यह बीमारी को फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देता है, और ये नॉन लिविंग थिंग पे यूज किया जाता है। और एंटीसेप्टिक लिविंग थिंग पे, जैसे कि स्किन वगैरह पे एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे हम। एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर हमारा मीजल्स था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। कल भी हम कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में कल भी हम पढ़ेंगे। और इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सी क्लासेस अपलोड हुई है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, CHN। ऐसी बहुत सी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई। 32 क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारी 32 क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारी 32 क्लास अपलोड है, और आप वहां जाके क्लासेस देख सकते हैं। हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपके CHO एग्जाम में आ सकते हैं। CHO जो एग्जाम होंगे आपके उसमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जिसमें हम आपको डेली 15 to 20 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको CHO एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम, अचीव नर्सिंग क्लासेस की टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।